आप शायद पहले से जानते होंगे कि जब विद्युत, जिसे हम बिजली भी कहते हैं, किसी पदार्थ से गुजरती है, जैसे कि इस तार से गुजरती है, तो वह गर्मी अर्थात ऊष्मा उत्पन्न करने लगती है। यही वजह है कि जब आप गेम खेलते हैं तो आपका मोबाइल फोन गर्म हो जाता है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि यह विद्युत की बर्बादी है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का एक हिस्सा अनचाही ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब है कि हम बिजली से ऊष्मा पैदा कर सकते हैं। अब हमें केवल आग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और यही सिद्धांत प्रेस, जिसे आप कपड़े प्रेस करते हैं, और टोस्टर, यहां तक कि बल्बों के पीछे भी काम करता है। हमें बल्ब से जो प्रकाश मिलता है वह ऊष्मा के कारण होता है, जो विद्युत से पैदा होती है। और बिजली का किसी पेड़ पर गिरना निश्चित रूप से एक चरम उदाहरण होगा। इससे पैदा होने वाली ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि पेड़ आग पकड़ लेता है। चाहे यह अच्छा हो या बुरा, इस वीडियो में आप देखेंगे कि यह विद्युत धारा, जो कि बस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, गर्मी पैदा क्यों करती है। और हम यह भी सीखेंगे कि विद्युत से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा की गणना कैसे करें। ठीक है, आइए इस घटना के नाम से शुरुआत करते हैं। इसे साधारण रूप से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर जूल तापन कहा जाता है, क्योंकि जेम्स जूल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिजली और ऊष्मा के बीच संबंध को विस्तार से पढ़ा। अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, ये वही जूल है जो ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय इकाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय इकाई जूल इसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई है। आइए अपने सवाल पर हम वापस लौटते हैं। इन सभी मामलों में जूल तापन का कारण क्या होता है? वैसे इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव या फिर कहें संघट्ट है, जिसे इंग्लिश में हम कोलिजन कहते हैं। तो आइए इसे थोड़ा और विस्तार से देखें। यह जानने के लिए कि यह ऊष्मा कहां से आती है, आइए इस तार को जूम इन करते हैं और मान लेते हैं कि हम इसे परमाणु स्तर तक जूम इन कर रहे हैं, ताकि हम उन अलग अलग परमाणुओं को देख सकें जो तार का निर्माण करते हैं। तो जब हमारे पास विद्युत धारा होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस पदार्थ से प्रवाहित होते हैं। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में नहीं बहते, बल्कि जब वे अपने रास्ते में किसी परमाणु से टकराते हैं तो वे इस परमाणु से टकरा कर वापस उछल जाते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हुए लगातार अलग अलग परमाणुओं से टकराते और उछलते रहते हैं। और इस टकराव के दौरान ये इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ ऊर्जा परमाणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि यह ऐसा है जैसे एक बहुत छोटा पत्थर एक बड़े पत्थर से टकराता है, तो वह बड़े पत्थर को कुछ ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है ना? इसी तरह इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करता है और परिणाम स्वरूप परमाणु कंपन करने लगते हैं। और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं से टकराते हैं। तो ये परमाणु तेजी से कंपन करने लगते हैं, ये बहुत ज्यादा कंपन करते हैं। और जब किसी पदार्थ के परमाणु कंपन करने लगते हैं तो पदार्थ गर्म हो जाता है। तो जब भी हमारे पास विद्युत धारा होती है, जब भी हमारे पास किसी पदार्थ से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी पदार्थ से प्रवाहित हो रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ ऊर्जा परमाणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे कि ये परमाणु कंपन करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप पदार्थ गर्म हो जाता है। ठीक है, अब जब हमें कुछ अंदाजा हो गया है कि जूल तापन कैसे काम करता है, तो आइए देखें कि क्या हम उत्पन्न होने वाले ऊष्मा की मात्रा और विद्युत के बीच संबंध ढूंढ सकते हैं। तो आइए इस चित्र को हटा दें और एक बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट के बारे में सोचें। ये बल्ब का फिलामेंट है। मान लीजिए कि बल्ब से गुजरने वाली विद्युत धारा I है और मान ले कि तंतु के एक सिरे से दूसरे सिरे पर विभवांतर V है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा की गणना करने के लिए हमें केवल ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करना होगा। हम जानते हैं कि वो विद्युत ऊर्जा है जो ऊष्मा में बदल रही है। उदाहरण के लिए, अगर हम पाते हैं कि प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा खो रही है, तो इसका मतलब है कि प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। हमें बस यह गणना करनी है कि यहाँ प्रति सेकंड कितनी विद्युत ऊर्जा खो जाती है और हमारा काम पूरा हो जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में ऐसा करना सीखा है। हमने पिछले के वीडियो में देखा है कि यह कैसे करना है। हमने देखा है कि प्रति सेकंड खोने वाली या फिर प्राप्त करने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा, जिसे हम अक्सर विद्युत शक्ति कहते हैं, बस वो वोल्टेज और धारा का गुणनफल होती है। तो P, जो कि विद्युत शक्ति है,
ये V और I का गुणनफल होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कहाँ से आता है तो हमने इस पर पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, इसलिए यह एक अच्छा विचार होगा कि आप वापस जाकर उस वीडियो को देखें। लेकिन फिलहाल के लिए यह संख्या हमें बताती है कि प्रति सेकंड कितनी विद्युत ऊर्जा खो रही है। चूंकि यह ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, इसका मतलब है कि यह हमें यह भी बताती है कि यहाँ प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यह संख्या 1 सेकंड में उत्पन्न हुई ऊष्मा को दर्शाती है। तो ऊष्मा प्रति सेकंड, यानी कि यह 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। तो अगर हमें निकालना हो कि 10 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो इसी संख्या को हम 10 से गुणा कर देंगे। तो सामान्य तौर पर अब हम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को लिख सकते हैं। तो t सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इसी को हम t से गुणा कर देंगे, यानी कि t सेकंड में उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा, जिसे हम कैपिटल S से लिखते हैं, ये VI गुणे t होगा। तो बस यही हमारा सूत्र है, और यह कोई नया सूत्र नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि खोई हुई या फिर प्राप्त विद्युत शक्ति की गणना हमें कैसे करनी है। तो यह सूत्र हमें बताता है कि यदि हमारे पास अधिक विद्युत है, अधिक बिजली है, तो हमारे पास अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। और यह समझ में भी आता है, अगर हमारे पास अधिक बिजली है तो यहाँ प्रति सेकंड अधिक इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और परिणाम स्वरूप हमारे पास प्रति सेकंड अधिक टकराव होंगे, यानी हमारे पास अधिक ऊष्मा होगी जो 1 सेकंड में उत्पन्न होती है। सूत्र यह भी कहता है कि जितना अधिक वोल्टेज होगा उतनी अधिक ऊष्मा होगी। ऐसा क्यों है? याद रखें, वोल्टेज वह विभवांतर है जो यह दर्शाता है कि इन आवेशों यानी इन इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए अधिक वोल्टेज का मतलब है कि उनके पास अधिक ऊर्जा होगी। और मुझे यकीन है कि आप सहमत होंगे कि अगर कोई चीज इन परमाणुओं से अधिक ऊर्जा के साथ टकराती है तो परमाणु अधिक तेजी से कंपन करेंगे और परिणाम स्वरूप हम अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने की उम्मीद करेंगे। जब बिजली किसी पेड़ पर गिरती है तो वोल्टेज और विद्युत धारा ये बहुत ज्यादा होते हैं और परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊष्मा अत्यधिक होती है, इतनी होती है कि लकड़ी को जला दे। ठीक है, तो यहां तक सब अच्छा है। तो क्या होता अगर हम वोल्टेज और धारा न जानते हुए वोल्टेज और प्रतिरोध जानते, या फिर हम धारा और प्रतिरोध जानते, तो क्या हम अब भी उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा की गणना कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हम जानते हैं वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है। और वो ओम का नियम है जो हमें बताता है कि वोल्टेज धारा गुणे प्रतिरोध है, तो V बराबर IR। तो अब इस सूत्र में हम V बराबर IR प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर V बराबर IR रख दें तो I गुणे I स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा I स्क्वायर RT। तो यहां से H बराबर हमें मिल जाएगा I स्क्वायर RT। तो यह धारा जो कि कैपिटल I है और प्रतिरोध जो कि कैपिटल R है, इसके लिए एक और सूत्र है। अब इसी तरह यदि हम I का मान यहां से निकालें तो I बराबर V बटे R मिलेगा, और I का मान V बटे R उठा के यहां प्रतिस्थापित कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, V गुणे V बटे R गुणे T। तो ये हो जाएगा H बराबर V स्क्वायर बटे R गुणे T। तो यह एक और सूत्र है जो हमें बताता है कि वोल्टेज और प्रतिरोध के संदर्भ में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये 3 अलग अलग सूत्र नहीं है, बल्कि ये एक ही जैसे सूत्र है। ये एक ही सूत्र से आते हैं, इन्हें 3 अलग अलग सूत्रों के रूप में ना सोचें। वास्तव में ये हमारा सूत्र है और हम इसमें ओम के नियम को प्रतिस्थापित करते हैं और अन्य 2 सूत्रों को प्राप्त करते हैं। बस इतना ही है। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, मैं कुछ तकनीकी जानकारियों के बारे में बात करना चाहूंगा। तो पहली जानकारी यह है कि जब हमारे पास विद्युत द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होती है तो हम अक्सर इसे क्षयित शक्ति कहते हैं। तो अगर प्रश्न में पूछा गया है कि क्षयित शक्ति की गणना करें, तो हमें यह गणना करनी होगी कि प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जब जूल विद्युत और ऊष्मा के बीच संबंध खोजने के लिए अपना प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने इस सूत्र को प्रयोगात्मक रूप से खोजा, बिना कोई गणित लगाए। और इस वजह से इस सूत्र को अक्सर जूल का तापन नियम या फिर जूल का पहला नियम कहा जाता है। हम तब नहीं जानते थे कि यह सूत्र कहां से आता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह सूत्र इसके समान है और यह इसके समान है, और आज हम इन तीनों सूत्रों में से प्रत्येक को जूल के तापन नियम के रूप में मान सकते हैं।